गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने गुड नाइट सीरीज़ के 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 पर हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन आइसोलेटेड एटम। मतलब किसी भी आइसोलेटेड एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, किसी भी सिस्टम में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे वो क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक। लेकिन बाद के जितने भी स्टेप होते हैं क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। तो जो बात आपको याद रखनी है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी एक्सोथर्मिक, बाकी सब क्या होंगे? आपके एंडोथर्मिक होंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है अपना फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सोना बिल्कुल नहीं है, बस आंखें बंद करनी है आपको अपनी धीरे से और सुनते रहना है। पहला, साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम। उसका रीज़न क्या है? साइज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऐड करने की नहीं। दूसरा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो आपका कोई सिस्टम है, उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। तो दूसरी तीसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए। मतलब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा ई ए उतना कम। मतलब जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, ठीक है। दूसरा, पेनिट्रेशन पावर। सिंपल सी बात है, एस में इलेक्ट्रॉन डालना पी के कंपेरिजन में टफ होता है, वैसे डी में वैसे ही एफ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन की, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन है तो ये क्या होगा? उसका इन्वर्सली होगा। रीज़न क्या है कि अगर कोई कन्फिग्रेशन स्टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि आईपी में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ में, ध्यान से समझना। इसको हम कैसे समझते हैं? हाफ फील्ड फुल फील्ड को समझो। फोर्थ है हमारा क्या होता है? कार्बन। कार्बन फोर्थ में आता है तो 1s2 2s2 2p2 होता है। जबकि नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। अभी कार्बन नाइट्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो कार्बन कार्बन में डालने पे हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि स्टेबल होना चाहेगा। जबकि जबकि जो फिफ्थ है वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, और देंगे तो मतलब अनस्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फील्ड है। 2p3 पी के एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं किसी मतलब पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। जैसे, लेकिन एक बात है, बेरिलियम और नियॉन का क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है। बेरिलियम और नियॉन का क्या होता है? ज़ीरो होता है। और उसके बाद आपको याद रखिएगा नवलिकॉफ। नवलिकॉफ, न फॉर नाइट्रोजन, ब फॉर बोरॉन, ली फॉर लिथियम, क फॉर कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एन फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर लिथियम का, फिर बोरॉन का, फिर नाइट्रोजन का। तो याद रखना, नबली कॉफ ऑर्डर होता है। ग्रुप्स की बात करते हैं तो ऑन गोइंग डाउन, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम होती है। क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, तो आपको याद रखना है ना, ये जो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड होते हैं, थर्ड पीरियड वालों का हमेशा सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन का क्लोरीन से, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और स्मॉल साइज की वजह से क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम में याद रखना, ऑक्सीजन का सेलेनियम से कम और सल्फर का सेलेनियम से ज़्यादा। मतलब ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा सल्फर हो जाएगा, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनायन बनाने की। मतलब उतनी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी आसानी से वो एनायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसीलिए सीएल जो है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया जाए तो क्लोरीन की है। और क्लोरीन अपने एनायन बहुत जल्दी बना लेता है। और सी एस, और इसीलिए सी एस अपने कैटायन भी बहुत जल्दी बना लेता है। तो ये हमारी कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। और अगर हम आगे बात करते हैं इस टर्म में तो एक और कॉन्सेप्ट, एक लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब जो दो बॉन्डेड एटम, तो जैसे ए या ए बी, उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सपोज दैट ए और बी
तो इसमें ना पाउलिंग है, एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग, उन्होंने बताया कि कोई भी कंपाउंड इस अर्थ में ना पूरी तरह आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे हम बात करते हैं ए, तो जो ए है ना, ये पूरी तरह से 100% कोवैलेंट है, मतलब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि ए बी कैसा है आपका, आयनिक है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो ये फ़ोन कॉल पर है, एक ऑर्डर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर कौन होता है, ऑक्सीजन, फिर कौन होता है, नाइट्रोजन, और फिर कौन होता है, क्लोरीन। तो आपको याद रखना है, फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। एक आपको पाउलिंग में एक आपको ऑर्डर याद रखना है, आपको लगेगा कि HF आयनिक है, लेकिन HF कैसा होता है, कोवैलेंट, और NaH सोडियम हाइड्राइड ऐसा लगेगा कि आयनिक है। ठीक है, कोवैलेंट है, लेकिन ये आयनिक होता है। अगर किसी में किसी दो एटम के बीच, सपोज दैट ए बी है, अगर ए बी के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज़्यादा है तो कैसा होगा, आयनिक होगा। और अगर 1.7 से कम है तो कैसा होगा, कोवैलेंट। ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन, और ये तो पॉलिंग स्केल की बात थी जहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज़्यादा है तो आपका कैसा होगा, वो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, आयनिक होगा। और 1.7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, वो कोवैलेंट हो जाएगा। इसी टर्म में मुल्कन ने भी अपना एक फॉर्मूला दिया था, कि मुल्कन का फॉर्मूला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू Ip प्लस ई ए बाई टू। Ip प्लस ई ए मतलब Ip मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। और मुल्कन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पाउलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें रिलेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन इज इक्वल टू 2.8 ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग। ठीक है। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। अब पीरियड में आ जाओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। किसी ग्रुप में आ जाओ, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, जबकि ग्रुप में साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, मतलब लेफ्ट से राइट आने पे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ग्रुप में आप किसका एग्जांपल दोगे, ग्रुप में आप दोगे साइज का, और जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाओगे, पीरियड में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें अपना एक 10 मिनट का लास्ट रिवीजन सीरीज बचा हुआ है जिसमें ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स और अमॉर्फस वगैरह के विषय में हम बात करेंगे, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में मूव कर जाएंगे। तो इस चैप्टर का एक लेक्चर और बाकी है, बचा हुआ है। आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी मदद मिले और मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग सक्सेस केमिस्ट्री।